तो बैंक्स को कैश फ्लो को एग्जामिन करना पड़ता है कि कंपनी जो है वो सफिशिएंट कैश को जनरेट कर रही है अपने ऑपरेशंस के थ्रू, ताकि जितने भी वो अपने एक्सपेंसेस हैं जिसमें इंटरेस्ट भी है, लोन का इंस्टॉलमेंट पेमेंट भी है, उसको कवर कर पाए। साथ ही साथ अगर किसी तरह का चेंज है कैश फ्लो में, आप उस चीज को भी डिटेक्ट कर सकते हैं कैश फ्लो एनालिसिस के साथ। एंड ये जो एनालिसिस रहता है कैश फ्लो का, एक मॉनिटरिंग टूल की तरह भी काम करता है। यानी कि अगर जो फंड्स हैं जो बोरो को दिए गए हैं, अगर उनकी डाइवर्जन रहती है, उनका मिस यूज किया जाता है, तो उनको पता भी लगाया जा सकता है, उनको मॉनिटर भी किया जा सकता है यूजिंग दिस कैश फ्लो। तो दो चीजें हैं, एक तो आप कैश फ्लो को अगर स्टडी करते हैं, एग्जामिन करते हैं, तो आप पता लगा सकते हैं कि इनफ जो कैश है उसे जनरेट किया जा रहा है ताकि वो अपने सभी एक्सपेंसेस को कवर कर पाए। सेकेंड, इट इज रिगार्डिंग कि आप एनालाइज करते पाते हैं एंड साथ के साथ मॉनिटर कर पाते हैं फॉर द डाइवर्जन और साइफनिंग ऑफ द फंड्स बाय द बोरोअर। तो अगर बैंक्स के द्वारा जो फंड्स दिए गए हैं एंड बोरोअर उस चीज से डाइवर्ट करता है फंड्स को, तो उससे जो फाइनेंशियल हेल्थ है एंटिटी की वो खराब हो सकती है एंड फर्दर इन फ्यूचर जो उसकी लायबिलिटी थी वो बढ़ सकती है। लायबिलिटी क्यों बढ़ेगी? क्योंकि मान लीजिए आपने वर्किंग कैपिटल एक्सटेंड की थी बोरोअर को, लेकिन उसने डाइवर्जन ऑफ फंड कर दिया। अब जिस पर्पज के लिए वर्किंग कैपिटल दी गई थी उस पर्पज में तो वो यूज हुई नहीं, तो वर्किंग आपकी कैपिटल जिस पर्पज के लिए दी गई थी उसकी लायबिलिटी तो अभी भी बनी रहेगी। तो लायबिलिटी बनने के कारण फर्दर आप उसको पे बैक नहीं कर पाएंगे एंड ऊपर से इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट का जो एक्सपेंसेस है वो भी खड़े हो जाएंगे। तो उससे क्या है, एडवर्स कंडीशंस पैदा हो सकती है। एंड अगर कोई इस तरह की डाइवर्जन या साइफनिंग ऑफ फंड्स डिटेक्ट होती है तो जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं उन्हें इमीडिएट स्टेप लेनी चाहिए एज पर द एक्सटेंट गाइडलाइंस, ओके, जो भी इन फोर्स है, यानी कि जो भी गाइडलाइन आपकी चल रही है उसके हिसाब से आपको इमीडिएट स्टेप्स लेने चाहिए। नेक्स्ट इट इज इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एंड सिस्टर कंसर्न। सो अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है सब्सिडरी में, यानी कि सब्सिडरी फर्म है आपकी, उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है, या फिर सिस्टर कंसर्न में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो उसका जो परमिसिबल लेवल है वो कितना है? 10% है। सो परमिसिबल लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है जिसे हम करंट एसेट की तरह कंसीडर करेंगे, डेट इज 10%, अगर वो इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी या फिर सिस्टर कंसर्न में की गई है। एंड अगर इससे ज्यादा की जाएगी तो उस इन्वेस्टमेंट को हम एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए आपने 15% इन्वेस्टमेंट की तो 5% इन्वेस्टमेंट को एक्सक्लूड कर देंगे करंट एसेट से, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, 10% को ही इंक्लूड करेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द करंट एसेट्स, ताकि हम करंट रेशियो पर पहुंच पाए। एंड अगर जो इन्वेस्टमेंट है सब्सिडरीज में या फिर सिस्टर कंसर्न्स में की गई है एज पर द टेंजिबल नेटवर्थ ऑफ 60% और मोर, अगर 60% से ज्यादा, नॉट एक्चुअली 60 से ज्यादा, अगर 60% से ज्यादा यानी कि टेंजिबल नेटवर्थ जो है उसके 60% से ज्यादा अगर इन्वेस्टमेंट जो है वो की गई है, तो उसके लिए आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा पहले बैंक से। जो डेविएशंस हैं उनको अप्रूव किया जा सकता है एज पर द पॉलिसीज ऑफ द बैंक। एंड ये जो गाइडलाइंस हैं ये वेरी कर सकती हैं फ्रॉम बैंक टू बैंक इन रिस्पेक्ट टू देयर लोन पॉलिसी। एंड अगर फर्दर जो इन्वेस्टमेंट है टेंजिबल नेटवर्थ के 10% से ज्यादा है, तो उसे टेंजिबल नेटवर्थ जो है बोरोअर की उसमें से हमें डिडक्ट करना चाहिए फॉर कंप्यूटिंग द वेरियस रेशियो जो नेटवर्थ के साथ कनेक्टेड है। तो 10% को आपने ये जरूर याद रखना है। सो 10% की चीज करंट रेशियो में भी एप्लीकेबल है, यानी कि अगर आपके करंट एसेट्स का इन्वेस्टमेंट जो है 10% से ज्यादा आपका सब्सिडरी में है, ठीक है, तो आप करंट एसेट में उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। इसी तरह से अगर 10% से ज्यादा आपकी नेटवर्थ टर्न जो आपकी टेंजिबल नेटवर्थ है उससे ज्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो आप नेटवर्थ जहां पर भी जिन रेशियोज में आप यूज कर रहे हैं उनको कंप्यूट करने के लिए जो एक्सेस आपने कर रखी है इन्वेस्टमेंट उसे इंक्लूड नहीं करेंगे उसमें। लाइकवाइज आपका जो इन्वेस्टमेंट है डेट इज 15% ऑफ टेंजिबल नेटवर्थ, टेंजिबल नेटवर्थ का 15% है, तो 10% से ज्यादा कितना है? 5% है। यानी कि इस 5% को हम टेंजिबल नेटवर्थ में से डिडक्ट कर देंगे उन रेशियोज को कैलकुलेट करने के लिए जहां पर भी जो नेटवर्थ है उसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड साथ ही साथ जो आपने इन्वेस्टमेंट की है, आपकी जो नेटवर्थ है, ठीक है, उससे ये पता लगता है कि उसमें इरोजन हुई है। बेसिकली क्या रहता है, फ्रॉड कहां से होते हैं, लाइकवाइज किसी कंपनी ने अपनी सिस्टर कंसर्न में या फिर सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट किया एंड बाद में वहां पर सब्सिडरी कंपनी में शो कर दिया कि आपको लॉसेज हो गए हैं, हैवी लॉसेज हो गए। तो अगर ये चीज हो रही है, ये सिनेरियो बन रहा है कि जब आपका जो नेटवर्थ है इन्वेस्टमेंट्स का या फिर जो मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की वो काफी ज्यादा कम हो गई है, तो यहां तो बोरोअर को ये डायरेक्ट किया जाए कि आप एडिशनल जो कैपिटल है
उसे डालें, या फिर जो नेटवर्थ है उसे एक्सेप्टेबल लेवल पर लेकर आए इन अ टाइम बाउंड प्रोग्राम, ताकि उस चीज से बचा जा सके। ओके, तो 3 चीज हमने यहां पर पढ़ी है। फर्स्ट है कि अगर कोई हम सब्सिडरी की बात करते हैं तो करेंट एसेट जो है अगर 10% से ज्यादा आप इन्वेस्ट किए तो उसे हम एक्सक्लूड कर देंगे फॉर द कैलकुलेशंस ऑफ द करंट रेशियो। इसी तरह से अगर कोई टेंजिबल नेटवर्थ से आपकी ज्यादा इन्वेस्टमेंट 10% ज्यादा है तो उसे भी एक्सक्लूड कर देंगे। एंड थर्डली, अगर आपकी वैल्यू जो है वो एकदम से ज्यादा इरोड कर रही है तो वहां पर बोरो को डायरेक्ट किया जाना चाहिए कि वो एडिशनल कैपिटल को इन्फ्यूज करे, फंड्स को इन्फ्यूज करे, ताकि जो नेटवर्थ है उसे एक्सेप्टेबल लेवल पर लेकर आया जा सके। एंड ये एक टाइम बाउंड मैनर में होना चाहिए चीज।